स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग सूफी काव्य धारा के अंतर्गत दूसरी रचना को लेने वाले हैं। दूसरी रचना के रूप में नाम आता है हंसावली का। यह हंसावली जो रचना है ये असाइत जी की रचना है। किसकी? असाइत कवि की रचना है। इसका जो लेखन कार्य हुआ वो 1370 ईस्वी में हुआ। इस कहानी का जो उपजीव्य रहा वो विक्रम और बैताल की कथा रही। आपको विक्रम और बैताल की कथा आपने पढ़ी होगी, तो विक्रम और बैताल की जो कथा थी उसी कथा पर यह हंसावली भी आधारित थी। वहीं से इसका उपजीव बनाया गया था, ये वहीं से रचना इसको ली गई थी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो हंसावली है इस हंसावली में बहुत सारी कहानियों का समावेश किया गया। बहुत सारी कहानियां इसमें लिपिबद्ध की गई हैं, लेकिन उसमें से जो प्रमुख कहानी है उस प्रमुख कहानी की जो प्रमुख पात्रा है उसका नाम क्या है भैया? तो उसका ही नाम हंसावली है। ठीक है, तो वो जो प्रमुख पात्र है हंसावली उसी के नाम पर ही इस रचना का नाम रख दिया गया हंसावली। ध्यान आपको रखने का जो विषय वस्तु है उसमें दो तीन चीजें हैं। जैसे आपको यह ध्यान में रखना है कि हंसावली का उपजीव्य क्या है, इसका स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत या इसका उपजीव्य जो है वो विक्रम बैताल की कथा है और ये 1370 ईस्वी में लिखी गई और इस रचना के अंतर्गत बहुत सारी कहानियों का समावेश किया गया है। जैसे विक्रम और बैताल की आपने कहानी पढ़ी होगी, तो विक्रम और बैताल की कहानी में आपने देखा होगा ढेर सारी कहानियां हैं। उसमें जो बैताल होता है वो बहुत सारी कहानियां विक्रम को सुनाता है। इट इज वैसे ही हंसावली में भी बहुत सारी कहानियों का समावेश है। लेकिन आपको पता है कि जैसे मुख्य पात्र के रूप में उसमें विक्रम और बैताल होते हैं, वैसे मुख्य पात्र के रूप में इसमें हंसावली है और हंसावली होने की वजह से ही इस रचना का नाम भी हंसावली रख दिया गया है। यहां तक की बात समझ में आ गई? आइए हम इसको एक एक चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो हमने कहा जो हंसावली है ये हंसावली रचना किसकी है, अर्थात इसके लेखक कौन है? लेखक तो इसके लेखक भैया असाइत। कौन है? असाइत। और रचना लिखी कब गई है, इसका लेखन कार्य कब हुआ है, समय यानी इसका समय है भैया 1370 ईस्वी। 1370 ईस्वी में। ठीक है, 1370 ईस्वी में लिखा गया है। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। प्रेमाख्यानक काव्य है। उपजीव्य या स्रोत या स्रोत स्रोत उपजीव्य या स्रोत विक्रम बैताल की कथा। विक्रम बैताल की कथा। विक्रम और बैताल की कथा है। बात समझ में भैया? इसकी जो भाषा है वह राजस्थानी हिंदी है। भाषा क्या भैया? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी।
एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखने का है वो ये है भैया, मैंने आपको अभी बताया कि इसमें अनेक कहानियां लिखी गई हैं। यानी जो हंसावली रचना आप देख रहे हैं, इस हंसावली रचना में बहुत सारी जो कहानियां हैं वो वर्णित हैं, अनेक रचनाएं इसमें लिखी गई हैं। लेकिन इस कथा का जो प्रमुख पात्र है, प्रमुख नायिका है, वो हंसावली है, जो कि कहाँ की राजकुमारी है? जो कि पाटल की राजकुमारी है। ठीक है, तो नोट करके लिख लेंगे। इस रचना में अनेक कहानियां वर्णित हैं। अनेक कहानियां वर्णित हैं। अनेक कहानियां वर्णित हैं, जिनमें से प्रमुख कहानी की नायिका प्रमुख कहानी की नायिका पाटल की राजकुमारी पाटल की राजकुमारी राजकुमारी हंसावली है। हंसावली है। हंसावली है। बात समझ में आई? यानी आपसे पूछा जाए ये जो हंसावली है, ये हंसावली रचना किसकी है? तो ये असाइद की रचना है। यह आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट पॉइंट है आपके लिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, इसका उपजीव्य क्या है? तो इसका उपजीव्य जो है वो विक्रम वेताल की कथा है। क्या है? विक्रम वेताल की कथा है। दो पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद में तो आपको सबको रखना है, लेकिन दो जरूर आपको याद रखना है कि यह हंसावली रचना किसकी है। तो हंसावली रचना असाइद जी की है। यह रचना कब लिखी गई? तो ये 1370 ईस्वी में लिखी गई। ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये एक प्रेमाख्यानक काव्य है। इसका उपजीव्य या इसका स्रोत क्या है? तो विक्रम और वैताल की कथा है। इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। क्या भैया? राजस्थानी हिंदी है। वैसे इस हंसावली में अनेक कहानियों का वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें जो प्रमुख कहानी है, उस प्रमुख कहानी की जो नायिका है, वो नायिका कौन है? तो वो पाटल की राजकुमारी हंसावली है। पाटल की राजकुमारी हंसावली है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई भैया? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और हम लोग इसके बाद में अगली रचना पढ़ेंगे, मृगावती। क्या भैया? मृगावती। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलिए अगली रचना देखते हैं। अगली रचना है भैया मृगावती। क्या है? मृगावती। ये जो मृगावती है, इस मृगावती रचना के जो लेखक हैं वो कौन है? कुतुबन है। कौन भैया? कुतुबन।
कौन है भैया? कुतुबन। आपसे पूछा जाए कि ये रचना के लेखक कौन है, तो इस रचना के लेखक कुतुबन है। वास्तव में कुतुबन कौन थे? तो कुतुबन जो थे वो जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शमसुद्दीन इब्राहिम शाह शर्की के आश्रित थे। कहां के राजा भैया? जौनपुर के राजा। कुतुबन कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शमसुद्दीन बादशाह हुसैन शाह शमसुद्दीन इब्राहिम शाह के आश्रित थे। आश्रित थे, ठीक है। के आश्रित थे। ये जो कुतुबन हैं, इनके जो गुरु हैं उनका नाम है शेख बुरहान। गुरु शेख बुरहान, ठीक है। इनकी जो दीक्षा प्राप्त हुई है वो चिश्ती संप्रदाय में थी। कुतुबन ने जो दीक्षा प्राप्त की थी वो किस संप्रदाय से प्राप्त की थी? तो चिश्ती संप्रदाय से। दीक्षित, ठीक है। इसकी जो समय सीमा है भैया वह 1503 ईस्वी है। समय 1503 ईस्वी। इसकी जो भाषा है, भाषा क्या है?
अवधी है। जो सूफी प्रेमाख्यान काव्य रहा उसमें अधिकांश रचनाएं जो लिखी गई हैं वो अवधी भाषा में लिखी गई हैं। किस भाषा में भैया? अवधी भाषा में। इसकी जो शैली है वो दोहा चौपाई शैली है। शैली दोहा चौपाई छंद शैली। छंद शैली थी। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाए भैया कि वास्तव में जो ये मृगावती अच्छा देखिए, कहीं कहीं मृगावती मिलता है, कहीं कहीं मृगावत मिलता है, ये भी ध्यान में रखना। मृगावत, केवल मृगावत लिखा है, कहीं कहीं पर मृगावती लिखा है और कहीं कहीं पर मृगावत लिखा है। चाहे मृगावती पूछे चाहे मृगावत पूछे कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कुतुबन है। और आपको यही पॉइंट ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। फिर ये कुतुबन थे कौन? तो जो कुतुबन थे वो जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शमसुद्दीन इब्राहिम शाह शकी के आश्रित थे। ये जो कुतुबन थे, कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? तो शेख बुरहान था। इनकी दीक्षा किस संप्रदाय में थी, अर्थात ये किस संप्रदाय से दीक्षित थे? तो ये चिश्ती संप्रदाय से दीक्षित थे। कौन? कुतुबन। ये जो मृगावती रचना है ये लिखी कब गई है? तो ये 1503 ईस्वी में लिखी गई है। कब? 1503 ईस्वी में लिखी गई है। और इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा अवधी है। क्या भैया? अवधी है। और ये किस शैली में लिखी गई है? तो यह दोहा और चौपाई छंद शैली में लिखी गई। कौन? यह मृगावती। बात समझ में आ गई भैया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर इसके आगे की चीजों की चर्चा हम करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलिए, ये जो मृगावती है ये किस प्रकार का काव्य है? तो ध्यान में रखना, ये प्रेमाख्यानक काव्य है। कैसा भैया? प्रेमाख्यानक काव्य। कैसा भैया? प्रेमाख्यानक काव्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसके जो नायक हैं वो नायक कौन है भैया? तो चंदनगर के राजा गणपत के पुत्र नायक। चंदनगर के राजा गणपति के पुत्र चंदनगर के राजा गणपत के पुत्र। और इसकी जो नायिका है, नायिका जो है वो कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या है। नायिका कौन है? कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या। नायिका कंचनपुर के राजा
रूप मुरारी की कन्या। रूप मुरारी की कन्या मृगावती। मृगावती। इसका जो रस है वो रस कौन सा है? शांत रस है। ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना आपको। कारण ये है कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में लिखा गया है, काव्य है, तो अधिकांश लोग समझेंगे कि श्रृंगार रस इसमें है, लेकिन श्रृंगार रस नहीं, इसमें भैया शांत रस है। क्यों शांत रस हो जा रहा है, उसका कारण क्या है? तो होता यह है कि इसमें नायक की मृत्यु हो जाती है, और नायक की मृत्यु के बाद जो नायिका होती है उसके सती होने को इसमें दिखाया गया है। शांत रस का कारण। तो शांत रस का कारण क्या है? इस रचना में नायक के मृत्यु के पश्चात नायिका का सती होना दिखाया गया है। सती होना दिखाया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया? यानी आपसे पूछा जाए कि ये मृगावती रचना किसकी है, तो मृगावती रचना जो है वो कुतुबन की रचना है, जो कि 1503 ईस्वी में लिखा गया है। ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये एक प्रेमाख्यानक काव्य है। इस मृगावती काव्य का नायक कौन है? तो चंदनगर का राजा गणपति का पुत्र है। इसकी नायिका कौन है? तो इसकी नायिका कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती है। इसका रस क्या है? शांत रस है। इसमें शांत रस क्यों आ गया है? कारण यह है कि वास्तव में इस रचना में नायक की मृत्यु हो जाती है, और नायक के मृत्यु के बाद जो नायिका है उस नायिका के सती होने का व्याख्यान इसमें दिया गया है। तो अब मृत्यु के बाद में शांत रस की स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी, करुण रस शांत रस की स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी, है ना? तो इसलिए इसका जो प्रधान रस माना गया है वो शांत रस माना गया है। मेरा एक प्रश्न जाते जाते आपके लिए यह है, इसमें एक शब्द आया है मुरारी। मुरारी किसका पर्यायवाची शब्द है? मुरारी किसका पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची शब्द है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कि मुरारी
किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीज़ों की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करते हुए जा रहे हैं कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।